हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड। उसी में हम बात करेंगे समानता की, इक्वालिटी क्या है। तो हमने कल इक्वलिटी को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार की समानता की बात की गई थी और आखिर में समानता थी क्या, कैसे आप समानता को महसूस कर सकते हैं और कैसे आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है? तो इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से गौर करके देख लिया। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि अपने काम की गरिमा क्या होती है, किस प्रकार से हमने आपके दीवार मूवी में एक स्वाभिमान आपका लड़का जो है वो पॉलिश कर रहा होता है और पॉलिश करते समय जब वो पैसे को नीचे फेंक देता है तो वो क्या बोलता है कि साहब पैसा मेरे हाथ में उठा के दीजिए। क्यों? क्योंकि ये मेरी मेहनत का पैसा है। तो आपको अपने काम के साथ आपको उसके अधिकार पाने की भी वो गरिमा है कि अगर आपने किसी के यहाँ सर्विस दी है तो गरिमा के साथ आप उसको लें। ऐसा भी राइट्स आपके पास जुड़े हुए हैं, आपके पास अधिकार है। ठीक है, संसद हमने देख लिए, संसद का स्ट्रक्चर्स पूरा हमने देख लिया, किस प्रकार का संसद है। ठीक है, फिर हमने कुछ कानून की बात करी कि पहला कानून क्या है, योजना की बात करी, किस प्रकार योजना है, मध्यांतर भोजन से किस प्रकार के लाभ हुए हैं और क्या क्या चीजें हैं। इन सब पर हमने आपका बहुत अच्छे से देखा, गौर की और इन सब चीजों को हमने जानने का प्रयास भी किया। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग आपका सीख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं क्या है। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से गौर करके एक एक करके इनको देख भी लिया और बात भी की। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी को भी हमने पढ़ा कि अपने आत्मसम्मान को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आत्मसम्मान क्या है, किस प्रकार से आत्मसम्मान की जिम्मेदारी है। तो आज हम थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि यह कारण है कि दृष्टिकोण से धीरे धीरे परिवर्तन आया है। कह रहे बहुत सारी चीजें बनी, कानून बना, अब रूल बन गया, कोई किसी के साथ जो है अस्वस्थता नहीं कर सकता, कोई किसी के जो है आप किसी का शोषण नहीं कर सकते, सबको समानता का अधिकार है, चाहे देश का राष्ट्रपति हो या कोई आम एक व्यक्ति, सबको बराबर अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, इसी में आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इसका मुख्य कारण यह है कि जो आपकी समानता है, समानता क्यों होनी चाहिए, इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यदि आप यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, अगर आपने किसी के साथ भेदभाव किया, क्या किया, भेदभाव, तो वो क्या होगा, वो भेदभाव कानूनी तौर पर ये वो उसके विरुद्ध है। वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों को असमानता का व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? असमानता का व्यवहार। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना आपका तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है, हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना निरंतर संघर्ष रहा है। कैसा रहा है? निरंतर आपका संघर्ष रहा है। जिन व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना और उसके बारे में अधिक पढ़ेंगे आप। ठीक, अब कैसे लिखा है, अंबेडकर ने इसके बारे में एक कोटेशन लिखी है। क्या? मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। ऐसा है, कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति को एक दिन आपका सर्टेन है उसका, जिस दिन उसकी डेथ होनी है वो निश्चित है, वो कब मरे। परंतु व्यक्ति को यह संकल्प होना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट के उच्च आदर्शों को विकसित करे और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाकर रखे। क्या करें? अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास वो आपका करता रहे। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने का अधिकार अशोभनीय है और कुछ नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि और कुछ नहीं है, अशोभनीय। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे की, जो डेमोक्रेसी है उसमें इक्वलिटी कैसे बने, समानता के मुद्दे क्या होंगे, इसको हम देखते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ऐसा ही है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। यह तो सच है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही आपका समानता के लिए आपका जो कोई अब आपका संघर्ष चला, नहीं, समानता के संघर्ष के लिए भारत छोड़िए पूरे विश्व में समानता हो, इक्वलिटी हो, चाहे वो रूस की क्रांति हो, चाहे वो मूल रूप से जन्मी आपका जो आपका फ्रांसीसी क्रांति हो जिसने स्वतंत्रता और न्याय के संघर्ष की बात करी है, इक्वलिटी की बात करी है, तो हर जगह जो है आपका समानता को लेकर संघर्ष हुआ है और संसार भर में ये चीजें आपकी रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे देश में ये चीजें देखने के लिए मिली। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से आए थे, आज वे अपने जीवन को मुख्य रूप से असामान्य बताते हैं। एक टाइम था जब वो वहां से आए थे तो अपने जीवन क्या बताते हैं, असामान्य बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशकों में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने का आंदोलन शुरू हुआ। पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पर असमानता व्यवहार होता है और कानून उन्हें समान नहीं मानता है। कैसा है, असमान व्यवहार होता है और कानून उसको समान नहीं मानता है। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय बस के पीछे बैठना पड़ता है। कोई भी गोरा आदमी बैठाना चाहे वह अपनी सीट पर उसे खड़ा होना पड़ता है। मान लीजिए बस में सीट है, चाहे वो पीछे बैठेगा, पहली बात तो अगर कोई गोरा व्यक्ति आ गया तो काले व्यक्ति को उसके लिए सीट छोड़नी पड़ेगी। सोचिए अगर ऐसा कहीं हुआ, आप जा रहे हैं, क्या ये सम्मान की बात है? क्या ये आत्मसम्मान भरी चीजें हैं कि ये समाज में इस प्रकार की चीजें जो हमको देखने के लिए मिलती हैं, क्या ये आपका समाज में इक्वलिटी फैला रहे हैं? या किस प्रकार का समाज जो हम सोचते हैं वो समाज हमको देखने के लिए मिल रहा है? तो ये हमको देखना है और कैसे हम समाज की गणना करते हैं इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से हमको देखने के लिए मिलता है। ऐसी एक कहानी जुड़ी है रोजा पार्क्स की, जो जो कह रहे हैं कि एक अफ्रीकन अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 के दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट के एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। महिला थी, वो काम करके थक चुकी थी, सीट पर बैठी हुई थी। गोरे ने कहा कि चलिए अपनी सीट छोड़ दीजिए, बैठना है, और उस महिला ने उस व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन के इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो आपका नागरिक अधिकार आंदोलन। यानी कि जब श्वेत महिला ने श्वेत पुरुष को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया, थकी हुई थी वो, बोलने लगी मैं खड़ी नहीं हो सकती, मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा नहीं, ये हमारा अधिकार है। फिर उसी समय से जो ये असमानता थी और लोगों ने कहा कि अब समानता हो, उसके लिए एक विशाल आंदोलन खड़ा हो गया। और वो विशाल आंदोलन क्या था? नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसे क्या कहा गया? सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहा गया। 1946 में नागरिक अधिकार अधिनियम नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषेध था। कैसा था? नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीय मूल के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कास्ट, रिलीजियस, कंट्री की बेसिस पर कि आप बाहर के हैं तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते, बस में आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, आप इस कास्ट के हैं, इस रिलीजियस के हैं, इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये नहीं कर सकते। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खुल जाएंगे, उन्हें अलग स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले जाते थे। इतना होने के बावजूद अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल
सरकारी स्कूलों में ही प्रवेश लेने के सामर्थ्य रखते हैं, गरीब हैं अफ्रीकन लोग, तो उनका हैसियत ये कह सकते हैं, जो उनकी अपनी कैपेबिलिटी है वो क्या है कि हम अपने बच्चों को क्या कर पाए, केवल गवर्नमेंट स्कूल में ही एडमिशन करा सकते हैं, प्राइवेट में वो एडमिशन नहीं करा सकते थे, क्योंकि अफ्रीकी अमेरिकन कैसे थे, गरीब थे। जब गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं तो उन्हें क्षेत्र, तो उनका क्षेत्र रहता है जहां सरकारी स्कूल के भीतर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है, कैसा है, गवर्नमेंट स्कूल जैसे लेवल है जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो सेम है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं वो महिला है जिन्होंने अपना सीट देने के लिए मना कर दिया था। तो एक बार आप अच्छे से पढ़िए कि आपका, मैं अगर पूछूं आप समानता को लेकर ऐसा क्यों आपके मुद्दे बन रहे हैं, आपकी नजर में समानता होनी क्यों जरूरी है, क्या कोई बच्चा बताएगा? चलिए, कोई बच्चा बताएगा कि आपका समानता क्यों जरूरी है? क्या समानता केवल भारत में ही जरूरी है या विश्व परिप्रेक्ष्य में भी अपना महत्व रखती है? देख लिया इतना आपने, ध्यान रहेगा। चलिए, पीछे कुछ पूछना है? अवसरों की समानता को लेकर प्रवेश, उपस्थिति, मध्यांतर भोजन ने किस तरह से समानता को बढ़ावा दिया है और बच्चों के एडमिशन में क्या उसका आपका रोल रहा है, और कैसे मिड डे मील ने भेदभाव और असमानता के व्यवहार पर एक पंक्ति में खड़ा किया है सबको। देख लिया इतना, पीछे किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ जाए, शाबाश। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनुच्छेद है, देखिए जो हमारा संविधान है उसमें किसी भी चीज के लिए एक विशेष प्रोविजन है, विशेष प्रोविजन मतलब उसके अधिकार लिखे गए हैं। चलो ठीक है बच्चों, कॉल कराते हैं आपके स्कूल में, अभी आपकी समस्या का समाधान कराऊंगा। शाबाश, बैठ जाइए, ध्यान रखिए। देखिए, आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 हमारा संविधान है। संविधान क्या है? कानूनों की एक किताब है। उसी किताब में अगर कोई भी आपको किसी नियम संबंधी चीजों को देखना है तो कैसे वर्णित है? अनुच्छेद के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में वर्णित है। जैसे अनुच्छेद 15 क्या कहता है? ध्यान दें सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, और एक पता होना चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि ये आपके अधिकार यानी कि आपके राइट से हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जगह के हों, किसी भी कास्ट के हों, स्त्री हो पुरुष हो, किसी स्थान पर भी आप पैदा हुए हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कर सकता? कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान में किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या पूर्णतः भागता राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग में कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों और सार्वजनिक संविदा के स्थान का उपयोग करेगा। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर आप उसके साथ कहीं पर भी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, सब आपके कैसे हैं? समान है। क्लियर है? आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अनुच्छेद 15 और एक ये वाली लाइन लिख लीजिए, ठीक है। और दूसरा कौन सा लिखना है? एक ये वाली लाइन, दोनों लाइनों को फटाफट लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद ये इन 3 पॉइंट को आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए मेरे प्यारे।
चलिए, हो गया। अब आप मुझे बताइए लोकतंत्र की चुनौतियां, कि लोकतंत्र में चुनौतियां क्या हैं। हमारी जो आपकी डेमोक्रेसी है, जहां लोगों का शासन है, सब लोग इक्वल हैं, समानता का अधिकार है, कोई किसी के साथ आपका जो है असमानता नहीं कर सकता, सबको समान अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके बीच जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कुछ चैलेंज है, कुछ चुनौतियां हैं जो हमको फेस करनी पड़ रही है। जैसे किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसको हम पूरी तरह से ये कह दें कि भाई कोई भी देश आपका 100% या पूरी तरह से डेमोक्रेसी है। हमेशा ऐसा समुदाय हमेशा ऐसा समुदाय व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं। क्या करते हैं? लोकतंत्र को आपका नए अर्थ, नए मीनिंग देते हैं और अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्ति को समानता और सम्मान दिलाने के पक्षधर है। कैसा है? समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र हमारे दैनिक जीवन के लिए विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए, सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को स्वीकार करें या नहीं। जो लोगों की भावना है उनको ऊंचा रखने के लिए वो किस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं, क्या करें क्या ना करें, किस प्रकार की भावना है, इस पर हम लोग आपका अच्छे से बात करेंगे और आपका देखेंगे कि किस प्रकार की भावना है, कैसा कुछ है। इस पर हम एक एक करके बहुत अच्छे से बात भी आपका कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ तक इतना आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक आपको स्पष्ट होना चाहिए क्या स्थिति है, किस प्रकार से है, इन सबको हम लोग आपका देखें। ठीक, कि भावना क्या है, किस प्रकार लोकतंत्र में चुनाव। चलिए, देख लिया। तो इस तरीके से जो है बच्चों पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक, एक बार देख लीजिए पूरे चैप्टर में अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है पूरे चैप्टर में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ ना आई हो कि सिविल डिस आपका राइट मूवमेंट्स क्या था, समानता क्या थी, व्यक्तिगत कैसे था, समानता असमानता के बाद कैसे कर रहे थे, समानता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्या चीज आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मध्यांतर भोजन सुविधा और किस प्रकार से आपको सहायक थी, इन सभी पर हम लोग आपका अच्छे से देख सकते हैं और इनको बात भी करें। क्लियर है? तो यहाँ तक इतना किसी ने अगर कोई आपका डाउट रहा हो, कोई क्वेरी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर ये हमने एक कहानी देखी है, उत्तराखंड के एक शासकीय शाला में बच्चों को आपका भोजन परोसती माताएं, ठीक है, भोजन माता आपको दिखाई देगी। हर स्कूलों में होती है ना भोजन माता। क्लियर है बच्चों? आपके स्कूल में है क्या भोजन माता? नहीं है? है? बताइए, है तो हाथ खड़ा करें। है आपके स्कूल में? अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये भोजन माता क्या दे रही है? बच्चों को भोजन दे रही है। तो ये जो आप भोजन आप प्राप्त करते हो क्या है? ये आपका मध्यांतर भोजन है, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं। सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं। देखिए, जो आप व्यवहारिक रूप से देखते हैं आप उनको यहाँ भी पढ़ पाएंगे, आपको पूरे अच्छे से समझ पाएंगे ये चीजें किस प्रकार हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है। क्लियर है? समानता का पहला कानून क्या है, किस प्रकार की समानता होनी चाहिए और समानता की वो बात करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें, ये सारे पहलू आप इसमें देख चुके थे। तो इस प्रकार आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। किसी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ लीजिए। किसी का कोई डाउट है तो भी आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं।
अब कुछ आपको चीजें बतानी है क्योंकि इसमें कुछ आपकी शब्दावली आई थी। एक शब्द आया था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसे इंपोर्टेंट करिए और लिखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है क्या? लोकतांत्रिक समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू, यह पहलू का मतलब स्टेप है, और इसका अर्थ है सभी वयस्क। वयस्क को हम कहां से काउंट करते हैं? वयस्क को हम काउंट करते हैं 18 वर्ष जिनकी आयु पूरी हो चुकी है, उससे ऊपर के हैं, उसी को हम वयस्क की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि जिन स्त्री या पुरुष की आयु, लड़के या लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक है या 18 वर्ष को पूर्ण कर चुके हैं या 18 वर्ष हैं, वो लोग वयस्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक, उन्हें हम क्या बोलते हैं कि भैया आप वयस्क हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो एक कानूनी बेंचमार्क है कि आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसी के साथ क्या, अगर आप 18 हो गए तो आपको वोट देने का अधिकार है, चाहे वह सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आप कहीं से भी हैं, किसी भी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अमीर हैं गरीब हैं, बस आप 18 वर्ष के होने चाहिए, आप वोट गिरने का अधिकार आपको मिल जाएगा। दूसरा शब्द आया था गरिमा। गरिमा, इसका तात्पर्य है आपने अपने दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझना। कैसा है? सम्मान योग्य समझना, कि जिस तरह से हम अपने आप को समझते हैं, हमें दूसरे व्यक्ति को भी वैसे ही उसी सम्मान, उसी दृष्टि से हमको देखना है कि ये व्यक्ति भी सम्मान योग्य है। संविधान यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और अधिनियम को निरूपित करता है। जनता और सरकार को क्या करता है? नियमित करता है, अधिरूपित करता है। अगला है नागरिक अधिकार आंदोलन। कैसा है? अभी हमने पढ़ा था नागरिक अधिकार आंदोलन। क्लियर है? सिविल डिस मूवमेंट, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में के अंत से प्रारंभ हुआ, जिसने अफ्रीकी अमेरिकन लोगों में नस्ल भेद को समाप्त करने के समान अधिकार की मांग की थी। क्या की थी? मांग की थी। तो समान अधिकार सबको चाहिए, समानता चाहिए, इक्वलिटी के मुद्दे को लेकर हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। तो एक बार आप इनको सार्वभौमिक को लिख सकते हैं, गरिमा को लिख सकते हैं, संविधान की परिभाषा लिख सकते हैं कि यह वह दस्तावेज है जो किसी देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और अधिनियम को निरूपित करता है। तो इसको लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख ले सभी बच्चे, नोट कर ले बेटा, आप लोग कॉपी कर ले, हाईलाइट करें, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, देख लिया। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने आपका इतना ही करा है, फिर भी एक बार अच्छे से देख लीजिए सभी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।